हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक नया टॉपिक है आज, रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक जोड़कर हम लाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। और जिस टाइप से आजकल के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप से सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही उठा के आपके सामने हम लाते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और पिछले वीडियो को विजिट नहीं किया है तो जाकर जरूर देख लें। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कॉन्सेप्टों का भंडारा लेकर ही हम ऑनली आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट कब आया? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया। और रॉलेट एक्ट आया क्यों, इसको लाया क्यों गया? देखिए, अंग्रेजों की शुरू से ही रही। जैसे बंगाल विभाजन हुआ, आप पीछे वाले मेरे वीडियो में देखे होंगे कि बंगाल विभाजन क्यों लाना पड़ा। उसी टाइप से इनको रॉलेट एक्ट कानून लाना पड़ा। इसलिए लाना पड़ा कि उस टाइम अंग्रेजों की ठुकाई बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। भारतीय क्रांतिकारियों ने पूरा एकदम जिम्मा उठा लिया था और अंग्रेजी प्रशासन इतना ज्यादा तबाह हो गई थी कि इसलिए एक ऐसा कानून वो ले आया। एक इसे कहे काला कानून। काला कानून का कारण भी बताते हैं इसमें, क्योंकि इसे काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून को कहा गया बिना दलील बिना वकील का सीधा कानून। जिसको मन हुआ उठा लिए 2 साल, और उसमें भी अगर उठा लिए तो उठा ही लिए। 2 साल तक आप बंद रख सकते हैं बिना किसी आरोप के, न कोई वारंट न कुछ। तो इसीलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। और यही काला कानून कल जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक प्रमुख कारण बनता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट बता दिए कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो कि किसी भी क्रांतिकारी तो छोड़े, किसी भी आदमी को बिना कोई सबूत के बिना कोई वारंट के उठा के अंदर कर सकती थी और 2 साल तक उसको बिना वारंट के अंदर रख सकती थी। यही रॉलेट एक्ट कानून था। तो रॉलेट एक्ट कानून कब लाया गया? तो 1919 में। ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे छोटे छोटे एग्जामों में, लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चन बड़े एग्जामों में नहीं, क्योंकि ये सीधा हो गया और सबसे मुंह का। ये तो हर लोग को याद रहता है कि रॉलेट एक्ट कब आया। तो 1919 में आया। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? अभी बताया आपको। ये मूल रूप से क्रांतिकारियों का दमन करना था। क्रांतिकारियों का दमन करना कि राह चलते किसी को भी उठा लो, जिसपे शक हो उठा लो, बस यही कानून था। तो यही इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों का दमन करना। अब रॉलेट एक्ट किस समिति के द्वारा, यानी किन्होंने लाया, इसको लाने में किनका हाथ था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कि वर्ष 1917 में एक न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और 1919 में यही कमेटी के रिपोर्ट पे रॉलेट एक्ट आता है। तो यही सिडनी रॉलेट, ये नाम याद रखिएगा कि 1917 में, वर्ष 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। वही कमेटी इन्हीं सिडनी रॉलेट के ही नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ता है रॉलेट एक्ट। इंडिया के लोग इसको रॉलेट एक्ट ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम दूसरा था। इसका नाम देखिए, द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि द अनार्किकल मतलब अराजक तत्व एवं क्रांतिकारियों के लिए ये क्राइम एक्ट था। लेकिन ये कहने का था कि क्रांतिकारी और जिसपे शक होता था उसको उठा लेते थे। तो ये कहने का था, इस रॉलेट एक्ट का मूल नाम यही था। ये भी एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, इसको सामान्य बोलचाल भाषा में हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो समिति यही कह रहा है कि समिति के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो किनकी अध्यक्षता में थी? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मार्च 1919 में कब आया? तो मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा, जब तक का मतलब 2 साल तक रख सकती थी। जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए, कोई मुकदमा कोई वारंट नहीं, उसको जेल में बंद कर सकती थी। उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन बात को ध्यान रखिएगा कि वायसराय पूछा जाता है कि उस टाइम वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव थे उस टाइम मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो चेम्सफोर्ड उसी टाइम आया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो वही मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
ये हो गया कि द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी एक्ट क्राइम एक्ट 1919, सॉरी, द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसे सामान्य बोलचाल भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब रॉलेट एक्ट का विरोध देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी उस टाइम भारत में नए नए ही थे, मान के चलिए। उससे पहले एक दो सत्याग्रह किए थे, वो भी छोटा छोटा, जैसे चंपारण, तो इस टाइप के सत्याग्रह किए थे। इसमें आके गांधी जी बड़े पैमाना पर शुरुआत करते हैं। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया जाता है। सबसे पहला देशव्यापी सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के टाइम में ही चलाया गया। इसमें इन्होंने 3 सत्याग्रह का सहारा लिया। पहला होम रूल लीग, होम रूल लीग के बारे में हम क्लास ले चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा कि होम रूल लीग उस टाइम कैसे पावरफुल था। तो होम रूल लीग का समर्थन करना भी अनिवार्य था। फिर उस टाइम खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा के पक्ष में जो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था मुस्लिमों के द्वारा, उसका साथ और सत्याग्रह सभा का आयोजन करके, इसी का खिलाफत आंदोलन था। बाद में फिर 1920 में जाके असहयोग आंदोलन में ये जुड़ जाता है। तो चलिए वो आगे वाली क्लास में बताएंगे। सबसे लास्ट इसका एक देख लीजिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन किसने चलाई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद एक किसान आंदोलन करता थे। इन्होंने सीधा सीधी लगान न देने के लिए, ये क्वेश्चन बस ये टॉपिक से आएगा आपको कि लगान न देने के लिए आंदोलन किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसमें तो अधिकतर चीज आप जानते ही होंगे, 1-2 पॉइंट इसमें है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो द अनार्किकल वाला है, और 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, तो इसमें याद रखिएगा कि इसका नाम सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पड़ा था। और लगान न देने के लिए आंदोलन किसने चलाई थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। और पहला बार देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में ही किया था। अब देखिए, तो रॉलेट एक्ट था। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए। उस टाइम एक नृशंस हत्या हुई थी, हजारों लोगों की हत्या हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड को काला दिन कहा जाता है, कि इतिहास के पन्नों पर सबसे काला दिन अगर है कुछ काला तो यही है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां पर हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग क्यों हो रही थी? तो ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचली थे और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों एक पंजाब के उस टाइम के महान क्रांतिकारी नेता थे, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर लिए थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये भी एकदम शांतिपूर्ण मीटिंग था, इसमें कुछ ये इफवट नहीं था। इसलिए शांतिपूर्ण था कि देखिए, ऐसे करके मान लीजिए ग्राउंड है, एक छोटा सा ये है, ग्राउंड के अंदर अगर हजारों लोग जमा हैं, तो इसमें क्या, ये न रोड पर है न कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब गंभीर स्थिति उत्पन्न ये कर रहे थे। तो इसे आप मान सकते हैं कि एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और एक शांतिपूर्ण वार्ता चल रही थी, और इस पर जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में। ये सब फैक्टों पर बस ध्यान रखना है। अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, ये सबको याद है। 13 अप्रैल 1919। इसका कारण क्या था? तो कारण सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता उस टाइम हुआ करते थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा बुलाई गई थी। उसी पर जनरल ओ डायर था कौन? उस टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर यही था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर था। पूछतेगा कि जनरल ओ डायर कौन था? तो जनरल ओ डायर पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या की गई थी। निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। किसने चलवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने चलवाई थी। यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं कि नाइट की उपाधि। अब उतना बड़ा घटना हुआ तो जो भारत के लोकप्रिय लोग थे, जिनको अंग्रेजों द्वारा सम्मान दिया गया था, पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें भी बहुत तकलीफ। यहां तक जब अंग्रेज को तकलीफ हुआ तो भारतीय हैं, सब हिल के रह गया। तो यही चीज था कि नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था, उन्होंने वापस कर दिया। नाइट की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, उन्होंने वापस कर दिया। के शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, के शंकरन नायर उस तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को प्रवेश कब से मिला था?
पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1919 का मार्ले मिंटो सुधार से भारतीयों को अंग्रेज के कार्यकारिणी परिषद मतलब वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में आने की अनुमति मिल गई थी। उस टाइम प्रथम कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। इस टाइम के शंकरन नायर थे। 1919 में कौन थे? के शंकरन नायर थे। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों फैक्टों को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो घटना हुई, हजारों लोग को मार डाला गया। उसके बाद इस पर एक कमेटी बैठाई जाती है भारतीयों के विरोध, बड़े बड़े नेताओं के विरोध के बाद। हंटर कमीशन ये फेमस कमीशन है। और देखिए इसका रिपोर्ट देखिए कि कैसा रिपोर्ट है। सरकार की तरफ से जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित कमेटी, जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर कमीशन में भारतीय कुछ सदस्य भी थे। उसमें नाम ये ध्यान रखना है आपको, C.H. शीतलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग थे। कौन कौन थे? C.H. शीतलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये तीनों भारतीय सदस्य थे और इसमें अंग्रेजी सदस्य भी थे, लेकिन उनसे हमको मतलब नहीं। ये 3 थे भारतीय सदस्य। फिर एक बार देखिए, C.H. शीतलवार, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1920 को मिलती है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या दिया जाता है, आपको रिपोर्ट देख के पता लगेगा कि अंग्रेजों का रवैया क्या था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट 1920 में 1 साल के बाद आती है। सरकार को निर्दोष बताया जाता है कि सरकार का इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार को निर्दोष बताया जाता है। कहा जाता है कि मार्शल लॉ अनिवार्य था, भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना अनिवार्य था। ठीक है, अधिकता को देखते हुए गोली चलाना न्यायोचित था, यह भी स्पष्ट है। फिर डायर को इस कार्य के केवल निर्णय लेने की भूल, देखिए इन पर कितना बड़ा आरोप लगा, केवल निर्णय लेने की भूल। तो यही केवल निर्णय लेने की भूल बताया गया और सिर्फ उसे नौकरी से बाहर किया गया, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो था हंटर कमीशन की रिपोर्ट। अब देखिए जनरल डायर को यहां से जाने के बाद क्या स्वागत होता है, ये सब चीज देखने की चीज है। आपको मेंस में ये सब चीज काम आएंगे। जब आप बीपीएससी मेंस, यूपीपीएससीएस मेंस लिखिएगा तो ये सब आएगा। देखिए ब्रिटानी अखबार कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। जनरल डायर ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक का उपाधि देता है ब्रिटानी अखबार। ब्रिटानी लॉर्ड सभा कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का ये शेर है और ब्रिटिश सरकार मान की तलवार की उपाधि देता है। कौन कौन है? तो ब्रिटानी अखबार ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताता है, ब्रिटानी लॉर्ड सभा कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है और ब्रिटिश सरकार कहती है मान की तलवार की उपाधि। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, टॉपिक बाय टॉपिक आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन ओरिजिनल शेर तो होता है उधम सिंह। ओरिजिनल शेर कौन होता है? तो उधम सिंह होता है। उस टाइम क्रांतिकारी थे उधम सिंह। वही दिन से गांठ बांध लिए कि जब तक इसको मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मार्च 1940 को जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर मारा। तो ओरिजिनल शेर तो ये थे, घर में घुस के अकेले ठोक के चला है। उसके बाद इनको फांसी की सजा मिली, लेकिन बेचारे खुशी खुशी फांसी की सजा स्वीकार किए। तो ओरिजिनल शेर तो हम उधम सिंह को मानते हैं। उधम सिंह यहां से गए, लंदन जाके उसको ठोका। तो मार्च 1940 को उधम सिंह नामक क्रांतिकारी ने जनरल ओ डायर को लंदन में जाके ठोका। फिर देखिए यहाँ पे कांग्रेस की भी जांच समिति की रिपोर्ट आती है। कांग्रेस अपना एक जांच समिति, क्योंकि उस टाइम का सबसे बड़ा पार्टी कौन था? अगर विरोधी पार्टी था तो कांग्रेस ही थी। भारत का अगर पब्लिक का सबसे फ्रंट था तो वही था। तो इसलिए कांग्रेस की एक समिति आती है, बनती है। इसके रिपोर्ट का प्रारूप लिखने के लिए गांधी जी को सौंपा जाता है, कांग्रेस की जांच समिति का। तो कांग्रेस की जांच समिति में थे कौन कौन? अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जेकर, टोटल कांग्रेस के सदस्य ही थे। इसमें अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जो सबसे सीनियर थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जेकर। इसको याद रखिएगा कि कांग्रेस जांच समिति में उस टाइम कौन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जेकर। जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तो इसके प्रारूप लिखने की जिम्मेदारी गांधी जी को मिला था। जब कांग्रेस जांच समिति ने ये पूरे रिपोर्ट सौंपी अध्यक्ष को, तो अध्यक्ष ने मदन मोहन मालवीय थे, गांधी जी को प्रारूप लिखने की जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, तो ये कांग्रेस की रिपोर्ट थी। कांग्रेस की रिपोर्ट में तो बताया ही गया था कि यह हत्या हुई है। अब इसमें देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1-2 देख लेते हैं। जिसमें देखिए ये है मॉन्टेग्यू का।
मॉन्टेग्यू ने कहा, इसको निवारक हत्या की संज्ञा दी। मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या की संज्ञा दी है कि एक निवारक मतलब जानबूझकर की गई हत्या है, उसे ही निवारक हत्या कहते हैं। उस टाइम जो कि ये सचिव थे, भारत सचिव थे, तब इन्हें रहा नहीं गया, उन्होंने ये कमेंट किया कि ये एक निवारक हत्या है। ये ध्यान रखिएगा मॉन्टेग्यू का। और दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज थे। C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा, C.F. एंड्रयूज ने। तो ये दोनों भी आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये भी बार बार पूछे जाते हैं। निवारक हत्या की संज्ञा मॉन्टेग्यू ने और जानबूझकर हत्या C.F. एंड्रयूज ने। यही दो भारत की तरफ से बोले थे उस टाइम। ये रहा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।